नमस्कार, मैं रविश कुमार। 26 नवंबर को आम हड़ताल है। इसमें सरकारी कर्मचारी, मजदूरों के साथ साथ किसानों के भी संगठन शामिल हैं। अगर दिल्ली तक आने दिया गया तो पंजाब, हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। यह भी नोट करना चाहिए कि दिल्ली में 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक 2110 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तब किसानों को यह बताना होगा कि नेताओं को रैली करने की अनुमति किस कानून के तहत दी गई थी। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मौजूदा मंडी सिस्टम के सामने नया प्राइवेट मंडी सिस्टम और खेती सिस्टम लाया जा रहा है, जहां किसान कॉरपोरेट से अपनी शर्तों पर समझौता करेगा और खेती करेगा, ये दावा है। बहस हो रही है कि कॉरपोरेट के जरिए उसे नया मार्केट दिया जा रहा है या नया मालिक। सिर्फ 6% किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं। जाहिर है बाकी खुले बाजार में ही बेच रहे हैं, तो ज्यादातर किसानों की आमदनी क्यों नहीं अच्छी हुई। जुलाई 2019 में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ही एक आंकड़ा राज्यसभा में दिया था। हरियाणा, जहां मंडी सिस्टम ठीक है, वहां का किसान देश में सबसे अधिक कमाता है, एक महीने में 14,434 रुपए। बिहार, जहां 2006 में मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया, वहां का किसान सबसे कम कमाने वालों में गिना जाता है, एक महीने में 5,000 रुपए। राजनीतिक रूप से देखें तो बिहार के किसान कम कमाई के बाद भी उसी दल की सरकार के साथ हैं जिसका मंडियों को खत्म करने का फैसला था। मगर बिहार के किसान इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि उन्हें उपज का दाम नहीं मिलता है। भले मंडी सिस्टम में भी आढ़ती उनका शोषण करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें 100 रुपए की कमाई की गारंटी हो जाती है। जिनके पास मंडी नहीं है उन्हें तो 300 का घाटा हो जा रहा है। यही फर्क है बिहार और हरियाणा के किसानों के अनुभवों में। सरकार कहती है कि मंडी खत्म नहीं होगी, उसके सामने एक नई व्यवस्था होगी। कानून के किताब में नीतियों की शब्दावली से नीयत का पता नहीं चलता है। उसके लिए उन भाषणों को सुनना होता है, उन लेखों को पढ़ना होता है जो उन नीतियों की आड़ में कहीं और दिए जाते हैं। प्रदर्शन के बहाने किसान सड़क पर हैं, लेकिन मकसद भी यही है कि वे खेती से बाहर निकलकर सड़क पर ही आएं, ताकि उद्योगों को और भी सस्ता श्रम मिले। उदाहरण के लिए जयंत सिन्हा की बातों को रखना चाहूंगा। ठीक है कि इस वक्त सरकार में मंत्री नहीं है, मगर पार्टी का हिस्सा तो है जिसकी सरकार है। यही बात आपको दूसरी ऐसी हस्तियों की बातों में झलकेगी। एक जगह जयंत सिन्हा कहते हैं कि भारत का लेबर महंगा है, फैक्ट्रियों में रोबोट सिस्टम आने के कारण लेबर की जरूरत भी अब कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन और ताइवान काफी आगे निकल चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बस की बात नहीं है कि वह 50 से 60 करोड़ लोगों को काम दे दे। ऐसे लोगों की जगह सर्विस सेक्टर में ही बचती है, जहां कम पैसे में ज्यादा काम करने वाले मिल जाते हैं और खप जाते हैं। बगैर किसी सामाजिक सुरक्षा और कम वेतन के हर दिन कुरियर वाले आपके घर आते होंगे, आप पता कर सकते हैं। एक दूसरी जगह पर जयंत सिन्हा कहते हैं कि खेती से 50% आबादी जुड़ी है, मगर उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है, जीडीपी में योगदान भी बहुत कम है। एक ही रास्ता है कि ऐसा कुछ किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेती छोड़ दें और शहरों की तरफ पलायन करें, जहां कम से कम मजदूरी पर लोग काम करने के लिए मिल जाएं। इससे फायदा होगा उद्योगपतियों को। इसी जुगाड़ से भारत की 70% संपत्ति 1% लोगों के हाथ में होगी, और है भी, बाकी लोग गरीब रहेंगे। हाँ, जरूर आपकी जेब में 10,000 रुपए ना पहुंचे, इसका इंतजाम करने के बाद साल में 1-2 बार 500 रुपए या 2,000 रुपए भेज दिए जाएंगे, ताकि आप वाहवाही करते रहें कि कुछ तो मिला। अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है। वहां पिछले 120 साल में खेती से बड़ी संख्या में लोग हटा दिए गए, लेकिन अब ज्यादा जमीन पर कम से कम लोग खेती करते हैं। तब भी किसानों की आमदनी की हालत वहां खराब है। खुले बाजार में उनकी कमाई क्यों नहीं हो रही है, इसी खेल को समझना है। सन 1900 में अमेरिका में 40% आबादी खेती से जुड़ी थी। 1930 आते आते खेती पर निर्भर आबादी घटकर 21.5% हो गई, और सन 2000 तक अमेरिका में खेती पर मात्र 1.9% आबादी ही निर्भर रही।
लोगों को खेती से हटाने के लिए अमेरिका की खेती में भयंकर रूप से मशीनीकरण हुआ और उसका उद्योगीकरण हुआ। खेत से बाजार तक का विशाल नेटवर्क भी बना, फिर भी किसानों को दाम नहीं मिला। भारत में क्या हुआ इसे भी बताता हूं। 1947 में जीडीपी में खेती का योगदान 54% था और 70% आबादी खेती पर निर्भर थी। 2019-20 में भारत की जीडीपी में खेती का योगदान 17% था, लेकिन अब भी काफी लोग खेती पर निर्भर हैं, 55%। भारत में 73 सालों में खेती पर निर्भर आबादी में बेहद धीमी रफ्तार से कमी आई है। अमेरिका में सिर्फ 30 साल में 20% आबादी खेती से बाहर हो गई थी। भारत में 73 साल में मात्र 15% आबादी ही बाहर हो सकी। मकसद यही है कि कम से कम लोग खेती पर निर्भर हों, ताकि वे सस्ते लेबर के रूप में शहरों में जाने के लिए उपलब्ध हो सकें। बार बार बताया जाता है कि भारतीय कृषि की उत्पादन क्षमता बहुत खराब है। यह सही भी है, लेकिन कई मामलों में वही किसान उत्पादन जरूरत से ज्यादा भी कर देता है। किसानों की गरीबी के मुख्य कारण के रूप में एक आंकड़ा बार बार दिया जाता है कि किसानों की जमीन की जोत का आकार बहुत छोटा हो गया है, इसलिए खेती घाटे में है। स्क्रीन पर आपको एक फुटबॉल का मैदान दिख रहा है। इसका आधा या इससे भी कम हिस्सा भारत के अधिकांश किसानों के पास है। यही डेटा दिया जाता है और तर्क भी कि भारत के 86% किसानों के पास जो जमीन है उसका आकार फुटबॉल के हाफ फील्ड के बराबर या उससे कम है। भारत का किसान हाफ फील्ड का खिलाड़ी बनकर रह जाता है। अब जब कॉरपोरेट आएंगे तो उसे पूरे फील्ड में खेलने देंगे या मैदान से ही बाहर कर देंगे। अमेरिकी किसानों से मुलाकात का यह वीडियो हमें अविनाश कल्ला ने दिया है। वहां का किसान भी भारतीय किसानों की तरह मेहनती है और दिखता है। यह और बात है कि वहां के किसानों के पास जोत की जमीन है, उसका आकार 180 हेक्टेयर है। भारत के किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम आकार की जमीन है। तो इस हिसाब से अमेरिका का किसान अमीर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका का किसान भारत के किसानों से 200 गुना ज्यादा सब्सिडी पाता है खेती की लागत को बचाने के लिए। भारत में सरकार किसानों को हर साल $282 की सब्सिडी देती है। भारतीय रुपए में मौजूदा डॉलर की दरों के अनुसार मात्र 20,868 रुपए। अमेरिकी किसानों को एक साल में $61,286 की सब्सिडी मिलती है। भारतीय रुपए में करीब 45 लाख रुपए। भारतीय किसानों की तुलना में 200 गुना सब्सिडी मिलती है अमेरिकी किसानों को। आखिर अमेरिका का किसान बड़ी जोत, खुला बाजार, तकनीकी के इस्तेमाल के बाद भी आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन सका? भारत सरकार करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में हर 4 महीने पर 2,000 रुपए देती है, साल में 6,000 रुपए, जिससे किसान सरकार से खुश तो है, लेकिन इसके बाद भी उसकी हालत में खास बदलाव नहीं है। ये 2,000 रुपए भी नहीं मिलते तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती थी। पंजाब के संगरूर, बठिंडा, मानसा, बरनाला, मुख्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर से किसान दिल्ली की तरफ 24 और 25 नवंबर को ही कूच कर चुके हैं। उन्हें हरियाणा की सीमा पर रोका जा रहा है, वरना आज ही दिल्ली भर गई होती। बिहार में रैलियां करने वाले जल्दी ही कोरोना के नाम पर किसानों को रोकने का बहाना ढूंढ लेंगे। पंजाब के गांवों में एक बंदा खेत में रहता है तो एक बंदा अमेरिका और कनाडा में, एक बंदा खेती करता है तो एक बिजनेस। इसलिए आप पंजाब के किसानों को नहीं कह सकते कि उन्हें दुनिया और खुले बाजार का ज्ञान नहीं है। फिर क्यों संगरूर से 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान दिल्ली की तरफ चले हैं? उन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को टेंट लगाकर घर में बदल लिया है। खाने पीने की हर सुविधा उनके पास मौजूद है। पानी के बड़े बड़े टैंकर के साथ चले हैं और साथ में मोटरसाइकिल भी है। कई बार भीड़ में काम आ जाती है। किसानों का कहना है कि हमारे पास रहने से लेकर खाने पीने का पूरा प्रबंध है। अगले 6 महीने तक दिल्ली में प्रदर्शन चला सकते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने किसान नेता और किसानों से बात की। देखो जी शंका है वो तो साड़ी जी है भी हज़ारों की गिनती च है। जी ट्रैक्टां की गिनती है वो जजमेंट पूरी नहीं हो रही। जोड़े कल दे शाम के इतने ट्रैक्ट आने शुरू होए हुए आ। कुछ ट्रैक्टर अगे नंगे पिछे नंगे, कुछ इत्थे भी इकट्ठे हुए आ। हुण असीं जिहड़ा इत्थों कल दा साडे जिहड़े जिला दूर सीगे फाजिलका, फिरोजपुर, मुक्तसर, फरीदकोट, उन्होंने एक दिन लगना ही सीगा। वो तुरे ने कल दे एक दिन लगे, शाम नूं असीं सारी रात इत्थे इकट्ठे हुए हैं। हजे भी कुछ लोग मस्तूआणे खड़े आ, मस्तूआणे हुण तुरे आ, कुछ हजे होटलों ते खड़े आ।
ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ शुरू कर रहे हैं 10-15 मिनटा जो ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ लगे। तो किस तरह से आप लोग जाएंगे आगे? देखो अपने हक के लिए तो जाएंगे, हम मरे या फिर बैरिकेड तोड़ के जाएंगे जरूर। और कृषि कानूनों पे सरकार इतने दिन से आप लोगों से कह रही है कि कृषि कानून जो है वो आप लोगों के भले के लिए है, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं इस बात को। देखो सिर्फ न एक अपने मंच से कह रहे हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी का नुमाइंदा है, एमएलए है, मंत्री है, जिम्मेदारों में आके बैठे, इनको समझाए किस तरह ये हम जिम्मेदार के हक में है, और जिम्मेदार समझाए इसकी जो बारीकियां हैं, इनके जिम्मेदार को क्या इफेक्ट हैं। और पंजाब से जो किसान नहीं आ पा रहे हैं तो उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? पंजाब से कल आएंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों की आपस में कोई तालमेल हुई है? क्योंकि हरियाणा के कई किसान नेताओं को गिरफ्तारी भी कर ली गई है। हाँ, बहुत किसान इन्होंने रात को तड़के को गिरफ्तार कर लिए बिना किसी बताए, और कोई एलिगेशन भी नहीं था। सिर्फ एलिगेशन यही है कि अपने हकों के लिए जिम्मेदार आगे आ रहा है, और दिल्ली कूच करने का जो इन्होंने प्लान बनाया है, इस आंदोलन नू ठंडा करने के लिए इन्होंने जो आगू किसान है उनको गिरफ्तार कर लिया। आप कितनी उम्र है आपकी? 65-66 साल है। 65 साल। तो आप भी आ गए हैं, ठंड बहुत है, तो क्या दिल्ली में रुकेंगे? कितने दिन तक रुकेंगे? बिल्कुल, हम तो मरने मारने के लिए तैयार हैं। ये तो गुंगी बैरी सरकार है, सुनती नहीं। तो कितने दिन रुकेंगे वहाँ पर? वहाँ पर जहाँ महीना रुकना पड़ जा, रुके रहेंगे। और अगर पुलिस घुसने नहीं देगी फिर? वो डंडे खावांगे, सोटियाँ खावांगे, सोटियाँ खाने के लिए तैयार हैं हम तो मरने के लिए भी तैयार हैं। क्यों मरने मारने की बात करते हैं? ऐसे ना, हमने घर भी मरना और यहाँ ही मरना। यहाँ मरेंगे तो शहीद खाएंगे, और घर मरेंगे कैद को आएंगे। हम मार तो दिया सरकार ने, खत्म तो कर दिया। हम तो सही बात मरे मराए तो होते हैं, पानी देते हैं, सांप गाड़ी फिरता हमारे। अच्छा, एक बात मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस को लेके सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों को इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो आप लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है, किसी आंदोलन संघर्ष में हम लोगों ने देखा नहीं। अब इससे मास्क हमारे पास है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कोरोना काल में ये 3 काले कानून जो थोपे गए हैं वो नहीं थोपने चाहिए थे, क्योंकि ये महामारी घोषित है, सरकार ने ही की है। सरकार को इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अपने हकों के लिए जिन जिम्मेदारों का हक छीन रहा है तो वो तो निकलेंगे ही, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कोरोना काल में एकदम जो इन्होंने 3 काले कानून लागू कर दिए हैं वो बहुत गलत कर दिए हैं। लाख कोशिश की गई कि लोग खेती जल्दी छोड़ दें, मगर अब भी अलग अलग आंकड़ों में खेती पर निर्भर आबादी का प्रतिशत 44 से 55% के बीच दिखी जाता है। इस वक्त तो मनरेगा के तहत गांव में काम मांगने वालों की तादाद बढ़ गई है, जो इस तस्वीर को ही पलट देती है कि खेती से बाहर इस आबादी के लिए संभावनाओं का जाल बिछाया जा चुका है। और फिर सरकार मनरेगा का बजट क्यों नहीं बढ़ाती है? 1960 के दशक से एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियों का निर्माण शुरू हुआ, अरबों रुपए खर्च किए गए और इस वक्त देश भर में 7000 ऐसी मंडियां हैं। यह वही दशक था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उनके माध्यम से किसानों और नए कारोबारियों के हाथ में कर्ज पहुंचा। आज भी किसानों को सबसे अधिक ऋण सरकारी बैंक ही देते हैं। जरूर मंडी सिस्टम में आढ़ती को लेकर सुधार कम हुआ, जिसके कारण आढ़तियों ने भी कीमतों को लेकर अपना एक कार्टेल नेटवर्क बना लिया, गिरोह बना लिया और किसानों का शोषण किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम ही रह गया और आढ़तियों के लिए यह अधिकतम बिक्री मूल्य का आधार बन गया। किसान उतना फायदे में नहीं रहा जितना हो सकता था। लेकिन पंजाब का किसान जानता है कि मक्का और कपास जब वह खुले बाजार में बेचता है तो कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर दाम नहीं मिलता। पंजाब के ही माझा इलाके की मंडियों में बासमती की एक किस्म पिछले साल के मुकाबले 500 से 600 रुपए क्विंटल कम पर बिकी है। बासमती तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत नहीं आती है। ट्रिब्यून में रुचिका खन्ना की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। हमने पहले के प्राइम टाइम में श्रेया सिन्हा से बात की थी इन कानूनों और मंडी सिस्टम के बारे में। आप फिर से सुन सकते हैं। श्रेया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शोध करती हैं,
बता रही हैं कि कंपनी से करार करने पर किसानों को क्यों लगता है कि वे घाटे में रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जब किसान अपनी फसल लेकर फाइनली काट कर लेके जाता है तो कंपनी हो सकता है ये कह देती है कई बार कि भाई इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है और हम ये नहीं खरीदेंगे या हम कम रेट पे खरीदेंगे। अब ये भरोसा करना कि ये क्या सही में इसकी क्वालिटी कम नहीं खराब है, क्या इसकी क्वालिटी कम खराब होने में किसान की गलती है। हो सकता है कि वो बारिश पड़ गई हो तो भाई अब किसान क्या करे, क्या मार्केट के रेट कम हो गए हैं तो कंपनी का मन बदल गया है। तो इन चीज़ों से काफ़ी रिस्क्स रहती हैं ओपन मार्केट में, प्राइवेट मार्केट में डील करने के लिए। और कभी तो कुछ किसान हैं जो इसमें फ़ायदा बना भी लेते हैं, मुनाफा उन्हें हो भी जाता है, लेकिन कई हैं, ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं। कईयों को तो अपना ज़मीन भी गंवाना पड़ता है। तो ये बात नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना हो या फिर बैन हो जाए, लेकिन ये तो ज़रूर है कि भाई वो किस रेगुलेटरी या विनियामक ढांचे में हो, इस बात पे ज़रूर सोचने की बहुत ज़रूरत है। अब फसल बीमा योजना जो है हमारे देश में वो भी कुछ खास चली नहीं है। वायर की रिपोर्ट है 1 महीने पहले से कि 80% किसानों को उनके इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिले। तो अगर इंश्योरेंस भी ना मिले और प्राइस भी ना मिले तो फिर किसान कहाँ जाए। 22 नवंबर की एक खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। यमुनानगर में बिहार और यूपी के ट्रक पकड़े गए। वहां के किसानों को धान की कीमत लागत से भी कम मिलती है, तो वे अवैध रूप से हरियाणा माल बेचने जा रहे थे। आखिर बिहार बताता क्यों नहीं है कि 2006 में मंडी खत्म करने के बाद उसे मिला क्या। सन 2000-2001 में बिहार की जीडीपी में खेती का योगदान 35.8% था। 2017-18 में बिहार की जीडीपी में खेती का योगदान घटकर 17.8% रह गया, जबकि खेती पर निर्भर आबादी का प्रतिशत उतना ही रहा, 70%। जाहिर है बिहार के किसान पहले से और गरीब हो गए होंगे। राज्य सरकार किसानों को खेती के लिए उपकरणों पर सब्सिडी भी देती है बिहार में। इसके बाद भी वहां की खेती और किसानों की इतनी हालत खराब है। देश में सबसे ज्यादा पीछे हैं। शिवांक ने आज के प्राइम टाइम के रिसर्च में मदद की है, तैयारी में। शिवांक का कहना है कि बेहद चालाकी से मीडिया के जरिए जनमत बनाने का खेल रचा जाता है ताकि एक तरफ किसान भी गरीब हो और खेती से निकला मजदूर भी सस्ता हो जाए। इस खेल को समझना सबके बस की बात नहीं है। अब आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं तेलंगाना से। तेलंगाना के किसानों ने अक्टूबर के महीने में 13 से लेकर 16 के बीच आंदोलन चलाया। अब 16 नवंबर से यहां लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। धरना देने के लिए 40 से अधिक किसानों पर केस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के किसान नेता वामन रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में मंडी सिस्टम नहीं है। सरकार ने मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल तो रखा है, मगर बाजार में 1000 रुपए प्रति क्विंटल का भी भाव नहीं मिलता। यही नहीं, हल्दी उत्पादक किसान भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। किसानों को ओपन मार्केट में 1 क्विंटल हल्दी का रेट 6000 भी नहीं मिलता है, जबकि सिर्फ लागत निकालने के लिए 7000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक रेट होने चाहिए। लिहाजा उन्हें घाटा सहना पड़ता है। किसान लोग ये अभी ये 6 महीने से हम अभी पहला सोइंग से अभी तक अभी ये मेज अभी हार्वेस्टिंग तक अब इतना है, और फिर भी वो नेचर भी वो बारिश गिर रहा था, वो बारिश में पूरा नुकसान हो गया। ये नुकसान के लिए अभी बाहर मार्केट में भी अभी जो नेशनल गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किया था वो 1850 रुपीज़, मगर आज जो ओपन मार्केट में 800 से 900 तक है। तो इतना कम रहने से हमको ये खेती करने का कोई शक्ति नहीं रहेगा। हम जोड़ करके या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो पहला बार वो जो 1850 रुपीज़ से जो मार्केट द्वारा वो खरीदा था वो मार्केट द्वारा खरीदने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। प्राइम टाइम के पहले के कई एपिसोड में हम बता चुके हैं कि 3 कृषि सुधारों में क्या क्या दावे किए गए हैं। किसान कहते हैं कि सरकार कानून में लिखे
और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी दे। उन्हें तभी भरोसा होगा कि सरकार मंडी सिस्टम खत्म नहीं करना चाहती है। प्रोफेसर आर रामकुमार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाते हैं और खेती के अर्थशास्त्र पर अध्ययन करते हैं। अगर हम महाराष्ट्र को पंजाब, हरियाणा वगैरह से तुलना करके देखेंगे तो दो प्रमुख अंतर हमको नजर में आएंगे। एक ये है कि फसल की जो पद्धति है, क्रॉपिंग पैटर्न जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में, वो पंजाब हरियाणा में ज्यादातर चावल और गेहूं पे आधारित है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ पे पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिण महाराष्ट्र में ज्यादातर यहाँ पे फल की कृषि बहुत होती है, फूल की कृषि बहुत होती है, सब्जियों की कृषि बहुत होती है, यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती है। ये सब यहाँ पे ज्यादा प्रभाव में है। अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, नासिक में जाएंगे, तो आपको वहां पे ज्यादातर प्याज की कृषि आपको ज्यादातर दिखाई देगी। अगर आप और ऊपर जाएंगे, जलगांव में जाएंगे, तो आपको बनाना की जो कृषि है वहां पे ज्यादा प्रभाव से आपको दिखाई देगी। अगर आप विदर्भा, मराठवाड़ा में देखेंगे तो ज्यादातर कपास और सोयाबीन की खेती वहां पे होती है। तो इसका मतलब ये जो फसल की जो पद्धति है, ये जो अलग आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से मंडियों का प्रभाव जो है ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही आपको काफी अंतर में आपको दिखाई देंगे। मंडियां जो है ज्यादातर विदर्भ और मराठवाड़ा प्रदेश जो है वहां पे आपको ज्यादा प्रभाव से आपको दिखाई देगा। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिण महाराष्ट्र में उतना प्रभाव मंडियों का आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि किसान के अंदर जो गुस्सा है, किसान के अंदर जो किसान जितना बाहर आके प्रोटेस्ट करते हैं, वो ज्यादातर आपको विदर्भ और मराठवाड़ा में दिखाई देगा, जहां पे कपास और सोयाबीन की खेती ज्यादा होती है और जो ज्यादातर किसान उसके विपणन के लिए मंडी के पास जाना चाहता है, वहां पे आपको ज्यादा प्रोटेस्ट दिखाई देंगे। लेकिन आप पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिण महाराष्ट्र में देखेंगे तो उतना प्रोटेस्ट आपको दिखाई नहीं देगा। इसका एक और कारण यह है कि महाराष्ट्र में 2016 से ही फल और सब्जियां इनका जो विपणन है, ये एपीएमसी मंडियों की क्षेत्र अधिकार से सरकार ने हटा दिया था। इसके वजह से काफी पैमाने पे निजी मंडियां जो है वो पश्चिम महाराष्ट्र में और दक्षिण महाराष्ट्र में आपको दिखाई देंगे। इसका ये भी एक आउटकम आपको दिखाई देगा कि मंडियों से ज्यादा यहाँ के किसान जो है ये प्राइवेट मार्केट में ज्यादातर जाता है। तो मंडियों का कल प्रभाव कम होना इन यहाँ के किसानों को ज्यादा वरी नहीं करता है। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र से ज्यादा आप विदर्भा और मराठवाड़ा में जाएंगे तो आपको ज्यादातर किसान काफी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे काफी किसानों के अंदर गुस्सा है इस मामले में। महाराष्ट्र के भी कई तालुकाओं में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा के अंबाला में भी किसानों का बड़ा जत्था दिल्ली के लिए निकला, मगर उन्हें रोका गया। वहां किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी गई। इस ठंड में किसानों को इस तरह से रोका गया है। काश बिहार का चुनाव होता तो वहां वाटर कैनन की जगह नेता लोग मंच लगाकर माइक लेकर भाषण दे रहे होते। वैसे कोरोना की चिंता करनी चाहिए। जिस दिल्ली में 24 नवंबर तक 2110 लोग कोरोना से मरे हैं, वहां यह संख्या डराने के लिए नहीं है, बताने के लिए भी है कि सतर्कता से समझौता नहीं किया जा सकता है। ब्रेक के बाद कांग्रेस पार्टी इन दिनों गहरे संकट से गुजर रही है। चुनावी नतीजों के लिहाज से भी और संगठन को लेकर भी आलोचनाओं का सामना कर रही है। ऐसे में पार्टी ने अपना एक महत्वपूर्ण संगठनकर्ता खो दिया है। 71 साल के अहमद पटेल नहीं रहे। कोविड के कारण उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और अंत में उन्हें नहीं बचाया जा सका। उनके निधन पर प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। वो कांग्रेस का नेपथ्य थे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव, जो अक्सर पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो शानदार दिन देखे, उनमें अहमद पटेल की बड़ी भूमिका रही।
2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों की जीत के पीछे जो रणनीतिक सेनापति रहे, उनमें अहमद पटेल प्रमुख थे। तमाम उठापटक के बीच उनकी निष्ठा असंदिग्ध रही। पार्टी के लिए साधन जुटाने का काम हो, किसी संकट से किसी को उबारने का काम हो, अहमद पटेल इसमें माहिर थे। वो उन गिने चुने नेताओं में थे जिनकी तमाम दलों के भीतर तूती बोलती थी। कांग्रेस तो लोगों के दिल में है, और कहीं पे भी जाइए, आज कहीं देहात में चले जाएं, कहीं रिमोट एरिया में चले जाएं, कांग्रेस ही वहां आपको मिलेगा। राहुल का ये मानना, हम लोग के साथ एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बदलना बड़ा डिफिकल्ट है, वो एक गंगा नदी की तरह है, एक उस ढंग का है, और उसमें बड़े डाइवर्स व्यू वो जानते हैं, वो समझते हैं, और उसीलिए तो जोरों से लगे हुए हैं। तो काम मुश्किल है, लेकिन इट्स चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। ओवरनाइट चेंज करना आसान नहीं है, और वो साथ साथ बाकी जो सीनियर लीडरशिप उनको भी साथ लेके चलना चाहते हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं, उनकी राय लेते हैं, उसके बाद ही तो आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ओल्ड गार्ड्स के दिन अब कांग्रेस में खत्म हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, और कभी मेरे ख्याल से न तो राहुल जी ने ऐसा सोचा है, न तो और किसी ने सोचा है, और न तो सीनियर लीडर्स ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जानते हैं कि जहां तक मिक्सचर सीनियर लीडरशिप और जो भी है, जो लीडरशिप उभर रही है, दोनों का समन्वय ही नहीं होगा। राजनीति में जिसे असंभव को साधना कहते हैं, वो पटेल ने कई बार कर दिखाया। ज्यादा दिन नहीं हुए जब गुजरात से 5वीं बार राज्यसभा की सदस्यता हासिल करते हुए उन्होंने कई राजनीतिक कानूनी बाधाएं पार की। हालांकि वो कुल 8 बार सांसद रहे, 3 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। पहला लोकसभा चुनाव 1977 में जनता पार्टी की आंधी के बावजूद जीता। 1980 और 1984 में फिर सांसद बने। भारतीय राजनीति के बदलते मौसमों को उन्होंने करीब से देखा, लेकिन बदले कभी नहीं। जो मुझे जो काम सौंपा जाता है, पार्टी के इंटरेस्ट में, पार्टी को भाई कौन सी चीज जिससे फायदा होगा, वो सारे कदम हम उठा रहे हैं, और बड़ी ईमानदारी के साथ उठा रहे हैं। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि क्या पर्टिकुलर रोल रहता है पॉलिटिकल सेक्रेटरी। हर एक के लिए अलग अलग स्लॉट होते हैं। जनरल सेक्रेटरी का जो रोल है, भूमिका है, उनकी भूमिका है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी अपनी भूमिका है, वाइस प्रेसिडेंट की अपनी भूमिका है। और इसी तरह से कांग्रेस में इट्स ए टोटली डेमोक्रेटिक पार्टी, और लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। किसी के साथ बुरी तरीके से बात नहीं करते थे, विनम्रता से बात करते थे, और मैं समझता हूं कि जो उनके जो जाति रिलेशनशिप थे, चाहे वो ऑपोजिशन के साथ क्यों ना हो, मतलब कि वो संबंध रखते थे। जैसे हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति है जिसके पास पहुंचकर सारी संकट दूर हो जाते थे, सारी चिंता दूर हो जाती थी। अहमद भाई ने जो सेवा लोगों की पार्लियामेंट के अंदर रहकर या कांग्रेस पार्टी के अलग अलग पदों पर रहकर, उसे पूरा करना भी असंभव है। वो ऐसे वक्त गुजरे हैं जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस दौरान संगठन के भीतर जो उथल पुथल चल रही है, उसमें भी अहमद पटेल अपनी आला कमान के लिए बेशकीमती साबित होते। उनको खोकर कांग्रेस ने अपना एक मजबूत सिपाही खो दिया है।